बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा भाई मशहूर दर्जी था। वो घर के एक मखसूस कमरे में बैठकर सिलाई करता जहाँ किसी को जाने की इजाज़त ना थी। हैरत की बात, वो जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता तो अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती। सब भाई की वाह वाह करते। हालांकि मेरी उम्र 23 साल हो गई थी, पर मैं अभी तक कंवारी थी। भाई को कोई परवाह न थी। एक दिन तंग आकर मैंने नकाब पहनकर भाई को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया। 2 दिन बाद भाई ने वो जोड़ा भी सी लिया। मैंने जो ही वो जोड़ा पहना, मैं भाई का राज जानने के लिए कमरे में छुप गई। फिर ये देखकर जान निकल गई कि कपड़ों में तो मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिया करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाता रहा। लेकिन फिर जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाई से मेरा मतलब ये है कि वो हमारे साथ बचपन में खेला भी करता। और मेरी एक बहन और भी थी जिसकी हमने शादी करवा दी थी। कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करता। उसे ज़्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। ऐसी बातों का बहुत पता था। शायद ये उसका काम था, इस वजह से इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूँ समझे, उसको औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बात भी कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन दिनों से वो बहुत बदल गया था। इसकी वजह शोहरत थी। दूर दूर से लोग आते और आकर उससे कपड़े सिलवाते। मेरे भाई ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहाँ बैठकर वो सारी रात कपड़े सिया करता था। लेकिन उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर ना आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करता। कभी कभी वो रात को ही सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता तो कभी रहम भी कि वो बेचारा ये सब हमारे लिए कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात ये थी कि मेरा भाई दर्जी रशीद जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता है, अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती है। हम इस मुआशरे में रहते हैं जहाँ किसी नई अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग इस बात को मान लेते हैं। शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला पीर है जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगीं। वो जिस भी लड़की के कपड़े सीता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी अम्मी या मेरी बड़ी बहन से इस मामले में कोई बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते तो वो हमें जवाब न देता। ज़्यादा पूछते तो गुस्सा होता, डांट भी देता कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गई। इनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और वो कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी। कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़े सिलवाए उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने तो मिठाई का डिब्बा पड़ा और साइड पर हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई मुबारकबाद देने तो कोई इसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। ये तो सिर्फ कपड़े सीता और कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वो जवाब न देता। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा वो खुद तो कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी दोस्त आपके कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कहो 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं आपकी बहन हूँ और वो मेरी दोस्त है, इस तरह से वो भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका मेरे भाई होने का क्या फ़ायदा। भाई ने कहा, तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा, प्लीज़ इसकी बात मान जाएं, इसे बहुत जल्दी है, इसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप कुछ तो करेंगे। मेरे भाई ने कहा, ठीक है,
उसे एक हफ्ते बाद भेज देना। इसके बाद मेरी दोस्त मेरे भाई की दुकान पर गई, जाकर अपने कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज़ भूल गई थी, इसीलिए उसका एक और चक्कर लग गया। फिर उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खुला कॉलर और लेस लगानी है, तो उसका एक और चक्कर लगा। फिर पूछने के लिए गई कि कपड़े सिल गए हैं या नहीं, तो फिर एक चक्कर लगा और आखिर में 2 दिन बाद मेरे भाई ने उसे कपड़े वापस कर दिए। भाई ने अपनी दुकान के 5 चक्कर लगवा लिए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अब ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनती हैं रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है ये सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात करवाई है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा मैं जुम्मे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। उसने जुम्मे वाले दिन कपड़े पहने, पूरा दिन गुजर गया। शाम में उसकी कॉल आई। उसने जो मुझे बताया मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी। लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को भी बताई। मेरी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है। वो तो अपनी ही फिक्र में लग गई। उनका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई अजाब आ जाएगा। वो अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता। ये जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि इन्होंने तुम्हें कोई चीज़ दी थी पहनने को, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो इन्होंने की हो। उसने कहा कि ऐसी बात तो कोई नहीं की, वो तो वही बातें कर रहे थे जो दर्जी करता है। क्या आपको इस सूट के साथ क्या चाहिए और इस तरह की बातें। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों न सीता था। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे से बड़ी बहन की शादी तो उसने 22 साल की उम्र में ही करा दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी ना करवाता, ना मेरे कपड़े सीता। अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक वो हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा था। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी दोस्त के निकाह में बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि इसने भी रशीद दर्जी से कपड़े सिलवाए, लेकिन वो सबको वक्त नहीं देता। ये तो किस्मत की बात है, रशीद जिसको वक्त दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो। इनको क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद नहीं टाइम देता, तुम लोगों को क्या टाइम देगा। मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी। वो हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादियां करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया, मुझसे खुद पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देता। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप छुप कर जाना था और मुझे यही करना था। मैं बुर्का नहीं पहना करती थी। मैंने अपनी दोस्त से बुर्का उधार लिया। वैसे भी उसकी शादी हो गई थी, उसने पुराने बुर्के का क्या करना था। मैंने अपनी आवाज़ भी थोड़ी बदल लेनी थी, इसलिए मुंह के अंदर रुई रख ली। नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिए कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेहरबानी करो और मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा मैं शादियाँ नहीं करवाता, सिर्फ कपड़े सीता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने 2 सूट लिए थे, पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी अम्मी से पैसे ले लिए और पहुंच गई। साथ कपड़ों का नाप भी था। मेरे भाई को पता था कि मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़ों का नाम क्या था। वो तो वैसे ही अपने काम में मसरूफ रहता था। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लेते मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी तो वो भी थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, सारा कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता, लेकिन बातों बातों से वो बात निकाल रहा था और बड़े तरीके से ये सारी बातें मुझसे पूछ रहा था। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर, तालीम और ये कि कितनी पढ़ाई की है, सारा कुछ पूछ लिया। फिर ये कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे या लड़कियों की फरमाइशें भी इतनी होती हैं, आपको किस किस्म का लड़का पसंद है। बातों ही बातों में जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था। क्योंकि मैं भेस बदले खड़ी थी, वैसे ही डरी हुई थी। मैं भी सारा कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा आपके कपड़े में 2-4 दिन में सी दूंगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आए। मैंने कहा अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं तो। उसने कहा बीच में चक्कर लगा लीजिएगा,
अगले चक्कर में भी उसने मुझसे ऐसी ही बातें की। फिर 4 दिन बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। इस बीच मुझे ये तजस्सुस था कि इस कमरे में वो क्या करता है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर भाई कमरे को जब लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी कि इस कमरे में ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाजा लगाती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा था। मशीनें एक रेशमी कपड़े के लिए और एक सूती कपड़ों के लिए, वैसा ही जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह धागे की लड़ियां बिखरी पड़ी थी। इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नजर ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी। मैंने देखा वो काफी बड़े थे, लेकिन इतना भी क्या, हिसाब किताब के इतने बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे। वो भी पुराने लग रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं इनको खोलती मुझे कुछ हलचल की आवाज आई। मैं डर के मारे खिड़की से ही वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं। दरअसल वो मेरा भाई ही था, कोई चीज भूल गया था, इसलिए लेने के लिए आया था। मैंने सोच लिया कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो मेरी जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही हूँ, दूसरा नहीं दे सकती। पता चला तो जाने क्या करेगा। अम्मी मेरी निहायत मासूम थी, वो तो किसी बात को समझती ही नहीं थी। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतजार था कि जब मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाए और मैं कपड़े पहन लूं। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं। वैसे भी वो शादी करके मसरूफ हो गई थी। मैं जब कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे भाई ने फिर से मेरा नाम पूछा। कहीं इसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा, जी आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने वो पकड़ लिए, वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे मुड़कर देखूंगी नहीं। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूंगी। मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी जुमे के दिन को ही मुनासिब समझा। वैसे जुमे का दिन 2 दिन बाद था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी कि मेरे भाई को बिल्कुल भी शक न हो। वैसे भी वो कपड़े पहनकर मैं अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी। जुमे वाले दिन मैंने वो कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा मेरी दोस्त ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी घर को साफ रखें। जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि सारा कुछ हो चुका था, लेकिन पूरा दिन गुजर गया था, कोई हमारे घर भी ना आया था। अगले दिन मुझे मेरी खाला की बेटी की कॉल आई। उसने कहा कल हमारे घर कोई लोग आए थे, बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे हम नजमा नामी लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़का भी उनके साथ था, देखने में काफी अच्छा था। पता नहीं हमारे घर में ना तो कोई नजमा नाम की लड़की रहती है, ना ही हमने इन लोगों को बुलाया था, लेकिन इनका कहना था कि हमें यहीं पर आने को कहा गया है। तो वो जिद पकड़ कर बैठ गए कि बस अब नजमा को बुला दें, हमने लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती। अम्मी ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये बात मेरे कानों तक पहुंचने की देर थी कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है, तो मैं अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी। इसलिए मैंने अपनी खाला के घर का पता लिख दिया, क्योंकि मुझे इस मोहल्ले का कोई पता लिखना था। मैं इसको गलत नहीं बता सकती थी, न लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी नजमा बताया। इसका मतलब ये सब सच था, क्योंकि जो पता मैंने बताया इस पर और इस नाम की लड़की के लिए वाकई ही रिश्ता आया था। जाहिर है मैं घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर मंडला रही थी। अपनी अम्मी को ये सब बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे भाई ने मुझे देख लिया और मैं ये भूल गई थी कि मैं उसके सिए हुए कपड़ों में खड़ी हूँ। उसने मुझे कहा कि झूठी मक्कार, तू भेस बदल कर आई थी मेरी दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाह रही थी, मुझसे झूठ बोला था। इसने मुझसे झूठ बोला अम्मी, यहाँ तक की आवाज भी बदली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया तो अम्मी को उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा तुम्हारा भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को हो क्या क्या है। तुम्हारा बाप तो ऐसा बिल्कुल न था, मैं भी ऐसी नहीं थी। ये पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है, और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई है। मैंने अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा अब नहीं, घर का भेदी लंका ढाता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कराओगी। तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कुछ जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो
लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज़्यादा काम करवाता, पैसे कम देता। मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन वो मुझे मेरी उजरत पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूंगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं और दर्जी का नाम मशहूर नहीं होता। इसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कंवारी लड़की आती, मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा है या कंवारी। बातों बातों में मैं उससे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, खानदान कौन सा है, जात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती है, किस किस्म का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था औरतों से बात करने का। मैं ये सब कुछ करवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम ज़रूर होती हैं। मेरी बातों में आ जाती हैं। दर्जी हो या दूध वाला, कभी कभी दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बात कर लेती हैं, जैसे वो वाकई उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था, मेरी अम्मी का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आकर लगा। जैसे मेरा भाई मेरी माँ का मुंह देखता रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नज़रअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका ये मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। अगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सीते हुए उनकी मालूमात निकलवाता था। फिर इस मालूमात के मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता। वो रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता। तो फिर जब इनको इनके मतलब की चीज़ मिल जाएगी तो वो इनकार क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई थी। वो रजिस्टर्ड मैंने भाई के कमरे में देखे थे, वो भी शायद शादी की रिश्तों की मालूमात के थे। मेरे भाई ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने आप को मशकूक बना लिया। बदतमीज़ बन गया कि लोग मुझसे ज़्यादा सवाल न करें। मैं यूँ किसी के रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरे काम में बहुत बरकत आ गई। मेरे उस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 12 क्लाइंट भी मुश्किल से मिलते थे। अब हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सब ये ऐसे करते हैं तो इसमें भला बुरा ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अब तेरा दिल कर रहा है तो मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार दो। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरे भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको प्यार किया। फिर अपने भाई से कहा कि अगर ये सब ऐसा तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई। मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा, पागल, तेरे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। और बस ये तो समझ के तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूँगा, ये कर लूँगा। क्यों करते करते इतना वक्त गुजर गया। लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और तुम क्या चाहती थी कि मैं तुझे खाली हाथ रुखसत करूँ? पहले तुम्हारा जहेज भी तो बनाना था, वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। ज़रा आंखें फाड़कर पर्दे के पीछे भी देख लेती। तेरा जहेज ही तो पड़ा था। मैंने एक पर्दे के पीछे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने सोचा वहाँ कपड़े ही होंगे। मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना, और अब शादी की तैयारियां करें। जो चाहे मुझे लिस्ट बना कर दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था। उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादियां करवा रहा था। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं ये सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर फख्र है। वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है।